हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर। चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 12th क्लास का सिलेबस 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th क्लास के सिलेबस में भी है, 12th क्लास के सिलेबस में भी है। 11th क्लास के सिलेबस में ग्रुप नंबर 13, जिसको आप थर्ड ए भी बोलते हो, ग्रुप नंबर 14, जिसे आप लोग फोर्थ ए भी बोलते हो। इसके बाद जो 12th है, हमारी क्लास 12th के अंदर ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक हमें पढ़ने को मिलेगा, जिसको आप 5th ए से लेकर 8th ए तक क्लासिफाई करते हो। खास बात कि 13 से लेकर 18 तक जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ दूं, हीलियम को। और जो आपका हीलियम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। किससे प्रॉपर्टीज मैच करती हैं? नोबेल गैसेस के साथ। कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर मैं देखूंगा, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं एनसीईआरटी की नकल करके, क्योंकि 12वीं के एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज हमारे पास मैच कर रही हैं। सो हीलियम नोबेल गैस है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो मैच नहीं कर रहा, सो इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं नोबेल गैसेस के साथ। दैट्स व्हाई हीलियम इज आल्सो कंसीडर्ड एज द नोबेल गैस। 13 से लेकर 14 से लेकर 18 तक जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 से लेकर यहां चलेगा NS2 NP 1, NS2 NP 2, NS2 NP 3 से लेकर NS2 NP 6 तक, और 13 से लेकर 18 तक सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं सभी एलिमेंट्स को यहां लिखने जा रहा हूं। सिंगल ऐसा भी कोई बात नहीं है जिसको आप इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अकरेंस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर नया ट्रेंड देखें 2020 का, 2019 का, 2021 का, तो वहां हमसे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं जिसके अंदर वो अकरेंस, कौन एलिमेंट किस फॉर्म में मिलता है, वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इवन ये भी पूछा जा रहा है कि ग्रुप का नेम क्या है। जैसे कि जो 13th ग्रुप है, जिसको आप थर्ड ए बोलकर आए, अभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 बोला आपने, और इसी को आपने थर्ड ए भी बोल दिया है, तो इनको हम इकोसाजेंस भी बोलते हैं। व्हाई दीज आर नोन एज द इकोसाजेंस? तो उसकी वजह है, इसके मेंबर्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आपको मिला। और जो बोरोन है ना, उसका जो B12 है वो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, और उसका जो शेप है वो इकोसाहेड्रल है। अब उसका शेप इकोसाहेड्रल होने की वजह से, उसका शेप इकोसाहेड्रल होने की वजह से इस पूरे ग्रुप को ही आपने क्या बोल दिया है? इकोसाजेंस। चलिए, मैं इसके बाद 14th ग्रुप पे आ रहा हूं, जिसको आप लोग फोर्थ ए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो इसके मेंबर्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है जी, इसका कोई स्पेशल नेम हमें मिला हुआ नहीं है। तो उसके बाद जो ग्रुप नंबर 15 है, जो 12वीं का सिलेबस है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन 15th ग्रुप के मेंबर्स को, 15वें ग्रुप के मेंबर्स को हमने एक नाम दिया हुआ है। वो जो हमने नाम दिया हुआ है वो है पिनिकोजेंस। और पिनिकोजेंस मतलब सफोकेटिंग ओडर। जैसे अमोनिया बनता है, आप किसी पब्लिक यूरिनल के आसपास जाएं तो आपको अमोनिया की स्मेल आएगी, क्योंकि हम यूरोटेलिक, और यूरिया का डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बनाता है CO2। CO2 तो स्केप कर गई, एंड दूसरा बनाता है ये अमोनिया। और जो अमोनिया है उसकी स्मेल हमें आती है, और वो भी सफोकेटिंग ओडर होगी। अमोनिया, फॉस्फीन सफोकेटिंग ओडर वाले होंगे। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास ऑक्सीजन, सल्फर,
देन सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। ऑक्सीजन सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। अगर मैं जो ऑक्सीजन ग्रुप है उनके नाम की बात करूं, जो कि 2021 में 2021 जेई में मेरे से पूछा गया, 2021 जेई में मेरे से पूछा गया, इनको बोलते हैं हम लोग CHAlCO, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस। अब कैल्कोजेंस क्या हुए भाई? तो कैल्कोजेंस का मतलब हुआ ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब देखिए जितने भी मैक्सिमम ओर हैं, आपको कोई ऑक्साइड मिलेगा, कोई सल्फाइड मिलेगा। दो चार एग्जांपल तो आपको वैसे भी 9-10 से याद होंगे। ZnS हुआ जैसे, PbS हुआ जैसे, HGS हुआ जैसे, सारे के सारे सल्फाइड ओर्स हुए। तो कहीं ना कहीं इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस, मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चलिए ग्रुप नंबर 17 के अंदर आपके पास कौन कौन आ रहा है? ग्रुप नंबर 17। ठीक है जी। इसमें ग्रुप नंबर में हेलोजेंस आपको पता ही है। तो यहां मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्टेटीन। इनको आप लोगों ने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज हेलोजेंस। अब ये हेलोजेंस क्या हुए? हेलोजेंस का मतलब होता है सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हेलोजेंस का मतलब होता है सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। एंड फाइनली जिसको मैं टच दे रहा हूं वो है आपकी सबसे बेस्ट इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ही इनर्ट ही है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में 1962 के आसपास एक साइंटिस्ट ने कंपाउंड जिनोन के बना लिए थे। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन रिएक्टिव नहीं है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ठीक है जी, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। कुल मिलाकर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर मैं यहां से एक लेडर शेप नीचे की तरफ उतारना शुरू करता हूं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये टेल्यूरियम टाइप से जो भी एलिमेंट हुए ये मुझे मिलते हैं मेटलोइड। ये सब मिलते हैं मेटलोइड। तो जो मेटलोइड्स हैं और उनका अगर मैं राइट साइड देखूं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, तो इनका नेचर है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। और इसके नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में अगर मैं आ जाता हूं तो वो मुझे मिलता है, राइट में मुझे कौन मिल जाता है? नॉन मेटल्स। और लेफ्ट में मुझे मिल जाएगा नीचे की तरफ, वो मिलेंगे मेरे को मेटल्स। और जो इस पे हैं, जिनको मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है, ये मेरे पास मिलते हैं मेटलोइड्स। मेटलोइड जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, ये भी इश्यू हमारे पास आएंगे। कुल मिलाकर मेरे पास 13th का कोई स्पेशल नेम हुआ नहीं, 14th का स्पेशल नेम हुआ नहीं। 13 को बोलने को इकोसर्जेंस बोल सकते हैं B12 के नेम से। देन ग्रुप नंबर 16 को, 15 और 16 को आपने, और 17 को आपने स्पेशल नेम दिए, जो कि नीट ने भी फोकस किया और जेई ने भी फोकस किया। तो ग्रुप नंबर 15 को पिनिकोजेंस, ग्रुप नंबर 16 को आपने बोल दिया कैल्कोजेंस, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस। नाउ देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन बन ही रहे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, देन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। देन मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जो 85 नंबर पे है मेरे पास, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। यहां से मैं काम करता हूं, नीचे की तरफ उतरता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसके आसपास जो मुझे दिखेंगे, इसके आसपास जो मुझे दिखेंगे वो मुझे मेटलोइड्स मिलेंगे। और जो मेरे पास इधर राइट हैंड साइड की तरफ किसके मिलेंगे, वो मुझे नॉन मेटल्स मिलेंगे। और ये जो नीचे की तरफ मुझे मिलेंगे ये मुझे मेटल्स मिलेंगे। तो 3 टाइप के एलिमेंट्स मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिल जाएंगे, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलोइड भी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब एक छोटी सी बात जो आपको और समझनी है, वो क्या समझनी है कि जो आपका पीरियड नंबर 2 है, ये जो पीरियड नंबर 2 है आपके पास, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन वाला, इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की डेफिशिएंसी है। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यहां आपके पास एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। अगर मैं इसके नीचे बात करूं, बोरोन, कार्बन के बाद जो मेरा थर्ड पीरियड शुरू होएगा
वहां मुझे डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस दिखेगी, और डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस दिखेगी अगर, तो पक्का उससे उसकी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होंगी। मैं तो बोरोन की बात कर लूं, अगर बोरोन की बात करूं तो ये भाई साहब इससे ऊपर जा नहीं पाते हैं, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। जबकि एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम 6 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर पा रहा है। एंड एल्यूमिनियम, व्हाई द एल्यूमिनियम कैन एक्सपेंड द ऑक्टेट, तो उसका आंसर मेरे पास है क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मुझे एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं, मुझे एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं। चलो, तो इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड बातें बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या कह रहे हैं कि क्लास 11th में हमने लर्न किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 से 18 ग्रुप में रखे गए हैं। इनके जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np6 है। क्लियर, हीलियम को छोड़कर जो 1s2 है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, बिल्कुल है। एटॉमिक साइज से भी काफी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस होंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी से भी होंगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी होंगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी होंगी, जो पीरियोडिक टेबल की खास पीरियोडिसिटी है। नाउ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द सेकंड पीरियड, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, क्लियर, एंड द प्रेजेंस ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल्स इन द हेवियर एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड, ओके, हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है। तो कुल मिलाकर इसमें एक बात और जोड़नी है, इसमें 3 टाइप के मेरे को एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जो मैंने आपको लेटर बना के बताया। इसके अलावा हमें 13 14 पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास के अंदर, तो हम 12वीं क्लास के 15th ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स पे मेरा फोकस जा रहा है, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स पे मेरा फोकस जा रहा है। तो इनके मेंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक होगी बात। और इनका नाम मैंने आपको बता दिया था कि ये पिनिकोजेंस है, क्योंकि सफोकेटिंग ऑर्डर है इनके कंपाउंड्स की। इतनी बात समझने के बाद मुझे नेक्स्ट इसमें मिलता है कि आप इनकी अकरेंस की बात करें, आप इनकी अकरेंस की बात करें, कहां कहां मिलते हैं। तो पहले नाइट्रोजन को फोकस कर लें हम लोग। तो नाइट्रोजन को जब मैंने फोकस किया तो ये 78% बाय वॉल्यूम मेरे अराउंड एटमॉस्फेयर में मुझे दिख गया, इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा नाइट्रोजन आपको KNO3 एंड NNO3, इसको बोलते हो आप लोग इंडियन सोल्टपीटर, इसको बोलते हो आप लोग चाइल, CHIL। ठीक है जी। तो इंडियन कैसे याद कर ले, काले, सामले, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इंडियंस। क्लियर। तो KNO3 इंडियन सोल्टपीटर और NNO3 चाइल्ड सोल्टपीटर। तो नाइट्रोजन की अकरेंस आपको मिली गई है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अकरेंस मुझे प्रोटीन्स के अंदर भी मिलेगी, और आप जानते हैं प्रोटीन्स आर मेड बाय द अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड आप स्टूडेंट हैं बायोमोलिक्यूल के केमिस्ट्री के अंदर, तो आप देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग है, और किसी में अगर नाइट्रोजन है अमाइनो एसिड्स में तो है ही, बिना इसके तो काम बनेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो, और अमाइनो एसिड के अंदर कौन है, नाइट्रोजन। तो बाय वॉल्यूम 78% KNO3 NNO3 में मिल ही रहा है। इसके अलावा प्रोटीन्स के अंदर भी ये है अमाइनो एसिड के फॉर्म में। तो लाइनें सुन ले, मोलिकुलर नाइट्रोजन मतलब N2 कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द अर्थ क्रस्ट। KNO3 NNO3 में आ जाएगा अब ये NNO3 and KNO3। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। फॉस्फोरस, अब मैं फॉस्फोरस की बात कर लेता हूं कि फॉस्फोरस आपको कहां कहां और कैसे कैसे मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा फॉस्फोरस की अकरेंस पे, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा फॉस्फोरस की अकरेंस पे। तो क्या लिखा हुआ है जी, फॉस्फोरस अकर्स इन द एपेटाइट फैमिली। ये था हमारा जी का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, फॉस्फोरस APATITE, और क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं आपको क्या आया था। तो ये एपेटाइट फैमिली में मिलता है। तो एपेटाइट फैमिली का क्या हुआ, Ca, यहां मेरे पास फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस,
जब मैं इसका CaX2, ये है एग्जैक्टली एपेटाइट फैमिली। अब सोचिए इंटू 3 करके इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है Ca9PO, यहां 6 हो गया, और ये Ca जो X है इट इज नॉट हेलोजन ओनली, ये हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ये फ्लोराइड भी हो सकता है। तो आपसे कोई बोलता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिन दांतों से आप खाते हो इसका जो इनेमल है, इसकी जो ऊपरी लेयर है जिसको स्ट्रेंथ दे रहा है, वो किससे बना हुआ है? फ्लोर हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये फ्लोर एपेटाइट, तो जेई वालों ने क्या किया, फ्लोर एपेटाइट का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। फ्लोर एपेटाइट, ये फ्लोर एपेटाइट कौन है? तो फ्लोर एपेटाइट Ca9, उन्होंने ऐसे लिख कर दिया था Ca3PO4 इंटू 3, तभी मैंने इंटू 3 किया यहां। तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है? एपेटाइट फैमिली में फास्फोरस मिलता है आपको Ca3PO4 होल्स ट्वाइस की जगह Ca9PO4 होल 6, और CX2X की जगह फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोक्सी। फ्लोर एपेटाइट सीधा सीधा क्वेश्चन हिट कर रहा है एनसीईआरटी से, क्लियर, विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। और ये जो एपेटाइट है ये आपको फॉस्फेट रॉक्स के अंदर दिखते हैं, फॉस्फेट की चट्टानों के अंदर दिखते हैं। Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in the bones as well as living cells. हमारी बोन्स में भी ये है, क्लियर। फोस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग, फोस्फोप्रोटीन्स की बात हो रही है। तो फोस्फोप्रोटीन मिल्क और एग में, फोस्फोप्रोटीन्स आर इन मिल्क एंड एग्स। लेकिन मुझे जो चांस लगता है, फॉर्मूला केमिस्ट्रिकली इस फॉर्मूले को पूछा गया तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा है जी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के बारे में। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली इन द सल्फाइड मिनरल्स। आर्सेनिक आपको पता है, एंटीमनी ये भी आपको पता है, बिस्मथ ये भी आपको पता है। तो ये मेनली सल्फाइड ओर्स के अंदर आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में फॉस्फोरस का एपेटाइट फैमिली Ca3PO4 होल ट्वाइस CX2 हो गया, Ca9PO4 होल 6 डॉट CX2। अगर हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलता है, जैसा कि आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हो कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम मीठा ज्यादा खा ले तो वो जो H+ आयन फर्मेंटेशन से बनेगा वो हमारी दांतों की इनेमल को धीरे धीरे डिग्रेड करता चला जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड ओनली। Ca3PO4 होल ट्वाइस को थ्राइस से मल्टीप्लाई करके COH होल ट्वाइस हमारी दांतों का इनेमल है, और फ्लोर एपेटाइट हमसे 2021 में पूछा हुआ है। तो अब मैं आपके सामने एक टेबल लेके आ रहा हूं जो एनसीईआरटी का बैकबोन है, और हर जगह इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी बड़ी आसान हो जाएंगी। तो उस टेबल को लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो एनसीईआरटी की टेबल है उसके अंदर मुझे प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ लिखा मिलेगा, जो कि हमारे पिनिकोजन से अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए, एटॉमिक नंबर 7 है, प्लस 8 ऐड कर दें 15 हो जाएगा, प्लस 18 कर दें 33 हो जाएगा। मैजिक नंबर्स आपके पीरियोडिक टेबल वाले 2, 8, 8, 18, 32 मैजिक नंबर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर 18 ऐड कर दें 51 हो जाएगा, 32 ऐड कर दें 83 हो जाएगा, 2, 8, 8, 18, 32। चलिए, एटॉमिक मास देखिए 14 हुआ, और यहां 31 अप्रोक्स हो गया। ये अप्रोक्स 75 है, ये अप्रोक्स 122, ये अप्रोक्स 209 है। बच्चे कहेंगे क्या हमें याद करना है? ना ना ना, एटॉमिक वेट देते ही देते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया हो भी कैलकुलेट द एटॉमिक वेट, तो फिर वहां तरीका लगेगा हमारा, मेथड लगेगा हमारा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा आपको बताया गया था 2s2p3, 3s2 3p3। अब एक बात देखिए आप, यहां से यहां तक आते हुए हमें कहीं भी डी के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे 4th पीरियड में 3d10 दिखेगा आपको, 1 2 3 से लेकर 10 तक बढ़ता हुआ जिंक पे खत्म होएगा। 4d10 दिखेगा या 4f14। अब देखिए इसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बिस्मथ की प्रॉपर्टीज पे आने वाला है। ये हमारा प्यारा प्यारा आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके आसानी से निकलवा सकता हूं। आसानी से मतलब ये है कि अगर मैं एफर्ट्स करूं तो नोबेल गैस तक पहुंचते पहुंचते
मुझे इन 3 इलेक्ट्रॉन के निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, P1 P2 P3 वाले। चलो जी, अब देखिए आप इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले मेरे साथ फर्स्ट पे चले आप। नाइट्रोजन से छोटा, सॉरी बड़े साइज का फास्फोरस है और छोटी वैल्यू किसकी है, यहां आपकी आयोनाइजेशन। और आपको ढेरों बार बताया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है वो साइज के साथ क्या चलता है जी, इनवर्स। अगर साइज बड़ा हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने आपके लिए आसान होने वाले हैं। तो 1400 टू 1012 और घटा और घटा और घटा, शुक्र बनाए कि स्मूथ चल गया। ये ग्रुप नंबर 13 14 की तरह थोड़ी सी भी नौटंकी नहीं हुई। तो ग्रुप नंबर 13 में बोरोन से एल्यूमिनियम जाओगे, गैलियम इंडियम थैलियम जाओगे, तो आपको पता है बोरोन के इमीडिएट बाद की आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, वो है आपके पास थैलियम की। बोरोन के इमीडिएट बाद अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वो है आपके पास थैलियम की। तो मैं उस पर आऊंगा कभी, ग्रुप नंबर 13 का डिस्कशन आपके यहां होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज को हम कंपेयर करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज को हम कंपेयर करें, तो जो थर्ड है वो सेकंड से ऑलवेज हायर। सिंपल है ना कि पहला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन मोनोकैटायन से निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन डाइकैटायन से निकला। तो जितना न्यूक्लियस का इंपैक्ट ईएनसी बढ़ता चला जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल 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 होता चला जाएगा। तो इसीलिए ऑलवेज का रूल पीरियोडिक टेबल भी और पी ब्लॉक एलिमेंट भी और एस ब्लॉक एलिमेंट भी कि सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज क्या करती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो इधर आए आप लोग, यहां सेम रिकॉर्ड देखोगे, सेम रिकॉर्ड देखोगे, सेम रिकॉर्ड देखोगे, सेम रिकॉर्ड देखोगे, तो जो आपके पास I1 I2 I3 I4 I4 ये सक्सेसिव वैल्यूज लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतना मैटर नहीं होता है क्योंकि यहां नियर अबाउट सेम पड़ी हुई है। तो अगर कोई है पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हमारे नाइट्रोजन है, वो थर्ड नंबर का है और 3 ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका हो जाएगा। कोवेलेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहां जो कोवेलेंट रेडियस में ग्रोथ हुई है वो 40 पिकोमीटर की हुई है नाइट्रोजन से फास्फोरस तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन जैसे ही फास्फोरस पे जा रहा हूं और आगे शिफ्ट हो रहा हूं आर्सेनिक पे, तो सिर्फ 11 पिकोमीटर की ग्रोथ हुई है, यहां सिर्फ 20 पिकोमीटर की ग्रोथ हुई है और यहां सिर्फ 7 पिकोमीटर की ग्रोथ हुई है। देखिए ना, जब मैं एंटीमनी से बिस्मथ जा रहा हूं तो सिर्फ 7 पिकोमीटर की ग्रोथ होना बता रहा है कि कहीं ना कहीं लैंथेनोइड का जो एक स्ट्रॉन्ग ईएनसी लगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा, उसने साइज को उस लेवल पे इंक्रीज होने नहीं दिया और इसीलिए 141 से 148 ये 7 पिकोमीटर का ही ग्रोथ दिखेगा। तो अगर मेरे से इस लेवल पे भी एनसीईआरटी की टेबल देकर भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो एटॉमिक नंबर में 7 याद रखें और मैजिक नंबर ऐड करते चले जाए। एटॉमिक मास लगातार बढ़ रहा है, याद करने की नीड है नहीं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट NS2 NP3 है। आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव वैल्यू 1 2 3 बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। क्लियर, यहां आकर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट पड़ी हुई है। और कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो लगातार बढ़ी, लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस तक एक सडन ग्रोथ जो हुई, उस ग्रोथ के पीछे वजह हमारे पास कहीं ना कहीं फास्फोरस में हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसने इन्फ्लुएंस किया इसके साइज के बढ़ने को। उसके बाद 11 20 7 ये और 7 पिकोमीटर की ग्रोथ क्यों हुई, शुक्र तो ये बनाइए कि टॉप से बॉटम लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, उसके बाद अगर मेरे से वो पूछ रहा है कि यहां कम ग्रोथ क्यों हुई, तो उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उन्होंने लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन करा के इसके साइज को उतना इंक्रीज नहीं होने दिया। तो फर्दर जो मेरी टेबल है उसमें मैं आगे आपको इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करता हूं।